एक तरफ पूरे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ये उम्मीद होगी कि सब लोग ईमानदारी से काम करें, उन्हें ईमानदारी से काम करने को कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की अपने मुलाजिमों के प्रति भी जिम्मेदारी होगी कि उनकी भी वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जाए, उनके मुद्दों को एड्रेस किया जाए। तो सेंट्रल पे कमीशन ने एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह को बढ़ाया है, पंजाब के अंदर भी उसको लागू करने के लिए एक पे कमीशन बनाया गया। उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद टाइम बाउंड तरीके से 100 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को लाके उसको लागू करवाया जाएगा और सेंट्रल पे कमीशन के भी जो भी प्रस्ताव है उससे ज़्यादा पंजाब के कर्मचारियों को दिया जाएगा। दूसरा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डीए बढ़ाती है, पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट करने में लगभग 6 महीने का कई बार गैप आता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों मुलाजिमों को दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब भी ऐसा कोई रिवीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके 1 महीने के अंदर उसको पंजाब में लागू करेगी और जिस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू हुआ रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से उसी डेट से लागू करेगी। तनख्वाहें कर्मचारियों को 1 तारीख को नहीं मिल पाती, उसमें डिले होता है। उनकी तनख्वाहें 1 तारीख को मुलाजिमों की दी जाएंगी। उनका जो दिवाली का बोनस होता है वो हमेशा लेट मिलता है, दिवाली गुजर जाती है। हमारी कोशिश होगी कि दिवाली का बोनस उनको दिवाली के काफ़ी पहले मिल जाए, ताकि वो उस बोनस से अपने बच्चों के लिए दिवाली के जो भी गिफ्ट वगैरह वो खरीद सकें। ये कर्मचारियों के बारे में था। कैप्टन साहब चारों तरफ घूम घूम के झूठे वादे कर रहे हैं। आज कैप्टन साहब से मैं 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो घर घर में जाके कार्ड बांट रहे हैं कि मैं 18 से 35 साल के हर बच्चे को हर घर से एक सरकारी नौकरी दूंगा। हमने सारा डेटा इकट्ठा किया, लगभग 55 लाख परिवार हैं, 60 लाख परिवार हैं पंजाब के अंदर। अभी 4 लाख सरकारी नौकरियां हैं पंजाब में। पूरे केंद्र सरकार तो पूरी देश चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, आर्मी, फलाना ढिमका मिला मिलू के 50 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में। कैप्टन साहब कह रहे हैं मैं 60 लाख सरकारी नौकरियां पंजाब में दूंगा। तो अभी 4 लाख नौकरियां हैं तो 55 लाख नौकरियां और ज्यादा देंगे। जाहिर है कि झूठ बोल रहे हैं, जाहिर है कि बेवकूफ बना रहे हैं पंजाब के लोगों को, जाहिर है कि पंजाब के लोगों से, यूथ से बेईमानी कर रहे हैं। अभी तो सरकार बनी नहीं है। तो कैप्टन साहब से पहला प्रश्न है कि इस तरह की दगाबाजी आप पंजाब के युवाओं के साथ क्यों कर रहे हैं? दूसरा, कैप्टन साहब मुखर तरीके से बड़े एग्रेसिवली हमेशा सरकारी नौकरियों के खिलाफ रहे हैं। ही हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। ये पिछली बार भी जब कैप्टन साहब आए थे सरकार में, वो सरकारी नौकरियों का वादा करके आए थे। सरकार बनने के पिछली बार 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने, मार्च में बने थे, फरवरी मार्च में, 21 मई 2002 का ये नोटिफिकेशन है। इसकी कॉपी आप लोगों को बांट देंगे सर, प्लीज। 21 मई 2002 का नोटिफिकेशन है जो कहता है A decision has been taken to impose a complete ban on recruitment to all the posts lying vacant। जितनी सरकारी पोस्ट्स वेकेंट थी सारी उन्होंने अबॉलिश कर दी। आने के बाद पंजाब सरकार में जितनी सरकारी पोस्ट वेकेंट थी वो भी अबॉलिश कर दी। 5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे, एक आदमी को उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। जितनी बाद में सरकारी नौकरियां निकली सारी उन्होंने ठेके पे कर दी। ये ठेके की प्रथा भी वही लेके आए थे, ठेके पे कर्मचारी रखने की प्रथा।
तो जब आप इतने ज्यादा सरकारी नौकरियों के खिलाफ रहे हैं, पिछले 5 साल के टेन्योर में आपने सारी खाली पोस्ट्स भी आपने अबॉलिश कर दी, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं दूसरा क्वेश्चन कि आपने जब उस टाइम सरकारी नौकरियां एबॉलिश क्यों की थी? अगर आप अब उस टाइम भी आपने सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था 2002 में, हमने उनका कैंपेन उठा के देखा है, तो अब आपके वादे के ऊपर जनता यकीन कैसे करेगी? तीसरा, वो कह रहे हैं कि पेंशन दूंगा, मैं बुढ़ापा पेंशन दूंगा, फलाना पेंशन, ढिमका पेंशन। पिछली बार जब वो बने थे तब भी उन्होंने कहा था मैं पेंशन दूंगा। ये 2004 का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि जिनको उस वक्त पेंशन मिलती थी वो सारी पेंशन अबॉलिश कर दी उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की। पंजाब के सारे सरकारी कर्मचारी मेरे से मिलने आए थे, वही देके गए हैं, बोले जी झूठ बोल रहे हैं कैप्टन साहब। उस वक्त जो सरकारी, अब हमने कहा है कि उनकी पेंशन वापस लागू कराएंगे सरकारी कर्मचारियों की। हमारी सरकार बनेगी, हम उनकी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लागू कराएंगे। तो जब आपने उस टाइम सरकारी जिनको पेंशन मिल रही थी उनकी भी अबॉलिश कर दी, तो इसका मतलब अब आप जो बोल रहे हो वो झूठ। 2004 का मार्च 2004 का नोट, दिसंबर 2006 का नोटिफिकेशन है, इसकी भी कॉपी आपको बांट देंगे। तो इस 2004 का नोटिफिकेशन है, ये चिट्ठी है 2004 का नोटिफिकेशन है, जुलाई 2004 का। तो आपके ये जो दूसरा वादा है पेंशन का, ये भी झूठा वादा है। तो आप पंजाब की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो पेंशन के ऊपर? आपको पता है कि आप पेंशन नहीं देने वाले। तीसरा, अभी एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पिछली बार आप असेंबली चुनाव क्यों हार गए, विधानसभा चुनाव? तो उन्होंने कहा जी पिछली बार हमने झूठे वादे नहीं किए थे। तो वो खुद ही मान रहे हैं कि इस बार वो झूठे वादे करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो जो वादे आप कर रहे हो उसमें से बता दो जनता कौन कौन से झूठे हैं और कौन कौन से सच्चे हैं। और पांचवा प्रश्न उनसे है कि अब सारे लोग जानते हैं, ये अब छुपा हुआ सच नहीं है कि सिद्धू साहब को कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन ही इसलिए कराया है। सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़ के वहां पे सीएम के लिए गए हैं। तो क्या कांग्रेस का जो अघोषित सीएम कैंडिडेट है नवजोत सिंह सिद्धू, क्या वो कैप्टन साहब के झूठे वादों से वाकिफ है? क्या वो कैप्टन साहब के झूठे वादे मानते हैं? क्या वो उनसे परमिशन ली है कैप्टन साहब ने नवजोत सिंह सिद्धू से ये वादे करने के पहले? ये 5 क्वेश्चन हम लोगों के आज सिद्धू साहब। आपने ट्विटर पे लिखा था कि यू आर नॉट सीएम कैप्टन साहब को, कि नवजोत सिंह सिद्धू ही सीएम होंगे पंजाब के, उसके पीछे क्या रीजन? सभी जानते थे, आप भी जानते हो। सर भी आपके ट्विटर पे काफी बात। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सारा देश जानता है कि कैप्टन साहब से राहुल गांधी बहुत नाराज हैं, नाराज रहते हैं। सिद्धू साहब को लाया ही इसलिए गया है कि कैप्टन साहब से कैंपेनिंग कराएंगे और सिद्धू साहब को कहा गया कि अभी चुप रहो। सर क्या बात है, सिद्धू परिवार के साथ डॉक्टर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आपकी काफी बातचीत होती थी, काफी बातें मैच्योर भी हो गई, लेकिन बात टूट के हो गई यदि आपने ऑफर किया था डिप्टी सीएम। वो सीएम बनना चाह रहे हैं ना, वो वहाँ पे उनको सीएम की पोस्ट। आपने इसके खिलाफ नशे का बयान के खिलाफ, ठीक है? आप कह रहे हैं कि पंजाब में नशा काफी है। अब विक्रमजीत साहब कहते हैं कि आप नशा बेच रहे हो। क्या आपकी पार्टी जो आपके उम्मीदवार उनका डोप टेस्ट लाजमी करेगी? हाँ जरूर कर देंगे जी। हाँ जी कर देंगे, होगा कि नहीं कर देंगे, जरूर पड़े तो कर देंगे। इसमें हमें तो पंजाब में, अगर आपको मालूम है, आप कह रहे हैं पंजाब में नशा बहुत ज्यादा युवक इसमें ग्रस्त है, हाँ। तो आप डोप टेस्ट लाजमी करेंगे अपने उम्मीदवारों का? कर देंगे। केजरीवाल साहब, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं, बादल परिवार के आगे, मजीठिया के आगे, कैप्टन चन्नी और जाखड़ के आगे क्यों ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जो हल्के लग रहे हैं और सारा पंजाब जानता है? क्या ये प्री अलायंस पहले से ही हो चुका है कांग्रेस के साथ? क्या बात है आप लोग। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूँ आपका। हमारी लड़ाई इंडिविजुअल से नहीं है, हमारी लड़ाई नशे से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। पंजाब को आज सबको मिलकर नशे से बचाना है। नशा बेचने वालों के खिलाफ
जो भी नशा बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार में जिन लोगों ने पंजाब को पिछले 10-15 साल में डुबो दिया, उन लोगों के खिलाफ हमने सबसे मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। मजीठिया जी के खिलाफ उतारे हैं, बादलों के दोनों पिता और पुत्र के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। उनको हराना बहुत जरूरी है। कैप्टन को भी हराना जरूरी है। कैप्टन भी हारेंगे। डॉक्टर साहब जो खड़े हुए हैं, आप उनको कमजोर मत समझिए। डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत है पटियाला के अंदर, और आप देखेंगे जिस दिन नतीजे आएंगे कैप्टन साहब हारेंगे। कैप्टन साहब से भी लोग बहुत नाराज हैं। मैं आपके प्रश्न को 2 कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं केजरीवाल जहां से लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा। पंजाब में नशा कौन बेचता है? केजरीवाल बेचता है कि मजीठिया बेचता है? मैंने कई बार कैप्टन साहब को ट्विटर पे कहा, सोशल मीडिया पे कहा, मैंने कहा जी मजीठिया के खिलाफ लड़ो ना, मजीठिया को हराओ। नशा तो मजीठिया बेचता है, हम मजीठिया से लड़ रहे हैं। हम मजीठिया के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। तो सारा पंजाब जानता है कि मजीठिया उनका भतीजा है, कैप्टन साहब उनके चाचा हैं, उनको हमेशा बचाते रहे हैं। मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा, उन्होंने 2013 में भी जब मजीठिया गिरफ्तार होने वाला था, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होने वाली, तो सोनिया गांधी से बात करके उन्होंने मजीठिया को बचा लिया था। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अब जो उनका भतीजे के प्रति प्रेम है, वो प्रेम छोड़ के पंजाब के बारे में सोचिए। केजरीवाल से आपकी क्या दुश्मनी है? हम लोग तो नशे के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। हम सब लोग तो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप हमारे खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हो। कल प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर नोटबंदी क्योंकि 50 दिन पूरे हो गए, आप पंजाब में घूमे, और क्या इसका कोई आपको प्रभाव नजर आया? अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में बीजेपी ने दोबारा नगर निगम में जीत हासिल की है नोटबंदी के बावजूद, तो क्या कहेंगे? चंडीगढ़ के नतीजे बड़े अहम हैं। चंडीगढ़ के नतीजे ये दिखाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ इतनी नफरत होने के बावजूद पूरे देश के अंदर आज बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से लोग नफरत करने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को इस पूरे घोटाले के अंदर धकेल दिया है, लोगों की कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत है वो उससे भी ज्यादा है। चंडीगढ़ का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, तो लोग जो कांग्रेस को नफरत करते आए हैं, वो वाली नफरत इतनी ज्यादा है कि लोगों ने आज डिमोनेटाइजेशन के सामने भी बीजेपी को जिता दिया। लेकिन यहाँ पे पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों के पास एक ईमानदार ऑल्टरनेटिव है, आम आदमी पार्टी। यहाँ पे दोनों का सफाया होने वाला है, और बीजेपी के खिलाफ मैं जगह जगह, आप लोग देख रहे हो, मैं तो सड़कों पे ही घूमता रहता हूँ सारा दिन। लोगों से जो बात कर रहे हैं, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, तीनों का सफाया होने वाला। तो अभी हालात क्या है सर देश के? नोटबंदी के बाद 50 दिन का समय सरकार ने मांगा था, 50 दिन पूरे हो गए। कल प्रधानमंत्री जी भाषण भी देने वाले हैं, बहुत बड़ा, 31 तारीख को रात को 7:30 बजे। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कल अपने भाषण में पूरे देश से माफी मांगे। दुनिया भर के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने, सारे एक्सपर्ट्स ने, अगर प्रधानमंत्री जी के एक्सपर्ट्स छोड़ दें, जो अमित शाह उनके एक्सपर्ट हैं, और जो उनके चेले चपाटे हैं उनको छोड़ दें, पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है जिसने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा था। सबका ये कहना है कि एक चलती हुई, तेज दौड़ती हुई गाड़ी के ऊपर, टायर के ऊपर आपने गोली मार दी और उसको रोक दिया। इतनी तेजी से देश की इकोनॉमी बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई इकोनॉमी को इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। पूरे देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री जी। आज भी स्थिति ये नहीं है कि आप अपने बैंक में जाके अपने पैसे निकलवा सकते हो। 50 दिन पूरे हो गए जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कल मैं अपने बैंक में जाके, परसों मैं अपने बैंक में जाके जो मेरी जमा की हुई पूंजी है वो निकलवा सकता हूँ? नहीं निकलवा सकता। कब तक चलेगा ये? बताएं, हमें स्पेसिफिक डेट बताएं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पूरे देश को आपने उसमें झकझोर डाल दिया है, मुसीबत में डाल दिया है। दुकानें बंद हो गई है, व्यापारी लुट रहे हैं, किसान अपनी किसानी नहीं कर पा रहे। तो प्रधानमंत्री जी इसको माफी मांगे और तुरंत इसका रोल बैक का ऐलान करें। कुछ लोग मेरे से अब ये पूछते हैं जी अब रोल बैक हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। कैसे हो सकता है? 14 लाख करोड़ रुपए की करेंसी इन्होंने विड्रॉ की है मार्केट से। अलग अलग रिपोर्ट्स है, क्योंकि आरबीआई तो दे नहीं रहा रिपोर्ट। 4 लाख करोड़ की करेंसी के 2-2 हजार के नोट इन्होंने
वापस डालें तो लगभग 10 लाख करोड़ की करेंसी की शॉर्टेज है। उसको प्रिंट होने में भी कोई कह रहा है 6 महीने लगेंगे, कोई कह रहा है 8 महीने लगेंगे, तब तक तो भट्ठा बैठ जाएगा। अभी भी अगर ये रोल बैक कर लें और बैलेंस 10 लाख करोड़ की जो करेंसी है, इनके पास 500 हजार के पुराने नोट पड़े हैं अभी बैंकों में। कल ये ऐलान कर दे भाई आप आओ बैंक में और जितनी आपकी जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके हिसाब से ले लो, और पुरानी करेंसी को 10 लाख करोड़ तक की करेंसी को वो वापस इंट्रोड्यूस कर दें। ये रोल बैक हो सकता है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की जानकारी मैं भी रखता हूँ। इसके अलावा इकोनॉमी को बचाने का कोई और चारा नजर आ नहीं रहा। अगर हम सारी पॉलिटिक्स को अलग कर दीजिए, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की सारी पॉलिटिक्स अलग कर दीजिए, अगर देश को बचाना है आपको इसको रोल बैक करना पड़ेगा। पुराने नोटों को 10 लाख करोड़ रुपए के नोटों को आप वापस इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तभी बच सकता है। अदरवाइज 6 महीने के अंदर देश का भट्ठा बैठ जाएगा पूरा। सर, आपने नशे की बात की। भगवंत मान की अभी एक लेटेस्ट वीडियो हुई जिसमें वो काफी शराबी हालत में खाना खा रहे हैं। मैंने भी देखी है जी वो। तो क्या है सर, उसमें तो कुछ नहीं बात लग कर रहे हो? आपकी पार्टी का सीनियर लीडर दिखा दो, मेरे साथ बैठ जाओ, जवाब इसके बाद बैठ जाओ। ये सहारा का क्या सीन है? सहारा से पैसे खाए कहा हैं। आपने हाँ में हाँ मिला दी। सहारा का स्पष्टीकरण करिए कि ये कोर्ट में रिट डाली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। डाली हुई है जी। उसका क्या रिजल्ट है? 11 जनवरी को हियरिंग है। एंड क्लैरिफाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द सहारा केस। वो तो प्रधानमंत्री जी ने रिश्वत खाई है। सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है। मोदी जी ने कैश लिया है। उसमें सहारा में डेट दी हुई है सारी कि इतनी तारीख को 30 अक्टूबर 2013, मेरे को तो याद होगी अब सारी डेट्स। उस दिन 2.5 करोड़ का कैश लिया था थ्रू जायसवाल जी। फिर 12 नवंबर 2013 को और कैश 5 करोड़ का कैश लिया था। फिर सारी डेट्स भी याद हो गई। तो 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत प्रधानमंत्री जी ने ली सहारा से, और 25 करोड़ रुपए की उन्होंने रिश्वत ली बिड़ला से। मैं प्रधानमंत्री जी से डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, आप सारों का काला धन निकाल रहे हो। आप ये बताओ कि ये जो 40 करोड़ और 25 करोड़ 65 करोड़ रुपए की आपने रिश्वत ली है, ये कब डिक्लेयर करोगे? ये कौन से इनकम टैक्स एक्ट में डिक्लेयर करोगे? दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 132(4)A नोट कर लीजिएगा, मैं इनकम टैक्स में था। 132 सेक्शन 132 विद इन ब्रैकेट 4 कैपिटल A, ये धारा ये कहती है कि किसी भी रेड में जो भी कागज मिलेंगे वो ट्रू माने जाए। दे विल बी डीम्ड टू बी ट्रू अनलेस दे आर प्रूव्ड टू बी फॉल्स बाय द अदर पार्टी। नोटिस तक इशू नहीं हुआ, जांच तक नहीं हुई सहारा की और बिड़ला की। आप सहारा से पूछो तो सही बुला के, भाई ये 40 करोड़ रुपए का कागज आया है, इस पे आपको क्या कहना है? पूछा तक नहीं गया। कमिश्नर्स बदल दिए गए, मैं तो सब, मेरी तो सारी जान पहचान है नीचे तक। कमिश्नर्स बदल दिए गए, असेसिंग ऑफिसर्स बदल दिए गए, सेटलमेंट कमीशन के मेंबर बदल दिए गए। क्यों? प्रधानमंत्री जी को किस चीज का डर है? अगर पैसे नहीं खाए प्रधानमंत्री जी ने तो अफसर क्यों बदल रहे हैं जांच के? हमारे खिलाफ ये आरोप लगाते हैं, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूँ कि मैं जांच करा लो, जिससे मर्जी कर, तुम अपनी एजेंसी से जांच करा लो, मेरे को डर नहीं लगता। मेरे ऊपर इन्होंने सीबीआई की रेड करा दी, मेरे को डर नहीं लगा, क्यों? कुछ कर नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी ने पैसे खाए, इसका मतलब ये साबित हो गया है। अगर उन्होंने सहारा से पैसे लिए, अगर उन्होंने बिड़ला से पैसे खाए, इसका मतलब ये शख्स पैसे खाता है। तो विजय माल्या को जो उन्होंने भगाया और जो उनके 1200 करोड़ रुपए उन्होंने माफ करे लोन, इसका मतलब पैसे खा के माफ करे विजय माल्या के। जो 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करा है बड़ी बड़ी कंपनियों का, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने पैसे खा के माफ करा है। और ये 8 लाख करोड़ रुपए जो माफ करने वाले हैं, ये पूरी नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये भी पैसे खा के कर रहे हैं। तो आपने अपनी रिश्वतखोरी के लिए पूरे देश को अपने बंटाधार कर दिया। उनके सामने किसको उतारा जाएगा? नवजोत सिंह सिद्धू ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी 2-3 दिन देखो जी, बातचीत चल रही है। सीएम का कैंडिडेट है पंजाब में? जरूर है जी, मैं अभी बता देता हूँ। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हमारा सीएम कैंडिडेट कैसा होगा? नाम बता उसको आइडेंटिफाई करना नाम बोल के। जैसे कैप्टन साहब सवेरे 11 बजे सो के उठते हैं,
हमारा सीएम कैंडिडेट 5 बजे या 6 बजे सो के उठेगा। कैप्टन साहब शाम को 6 बजे के बाद नहीं मिलते, वो कारण आप लोग जानते हो। नहीं, आप बताओ क्या करते हैं? चलो पूरा करेंगे। आप ही सब लोग, मैंने पत्रकारों से पूछा भाई क्या करते हैं 6 बजे के बाद, तो पत्रकारों ने बताया कि दारू पीते हैं। आप लोगों ने बताया। चलो पूरा करने दो। हमारा सीएम कैंडिडेट रात को 10 बजे तक काम करेगा, दारू नहीं पिएगा। कौन है वो? यार पूरा तो करने दो। कैप्टन साहब से आज उनके जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनसे एक आध से जो पुराने वाले उनसे बातें बोले जी कैंडिडेट भी नहीं मिल सकते, जनता तो छोड़ो, जनता से तो मिलते ही नहीं है। जैसे मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ, जनता के बीच में मिलता रहता हूँ, वो तो मिलते ही नहीं है। हमारा सीएम कैंडिडेट जनता से मिलेगा। हमारे उन लोगों के कैप्टन साहब के स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, हमारे कैंडिडेट के स्टेट बैंक में अकाउंट होंगे, स्विस बैंक में अकाउंट नहीं होंगे। कैप्टन साहब के पाकिस्तान वालों से रिश्ते हैं, समझ गए ना? हमारा कैंडिडेट अपनी वाइफ के प्रति लॉयल होगा, अपनी बीवी के प्रति लॉयल होगा। सुखबीर सिंह बादल जी रेती बजरी के ठेके लेते हैं सारे अपने लिए। हमारा सीएम कैंडिडेट कोई रेती बजरी का ठेका नहीं लेगा, उसका या उसके रिश्तेदार का कोई रेती बजरी का ठेका नहीं होगा। सुखबीर सिंह बादल की बसें चलती हैं ऑर्बिट की, हमारे सीएम कैंडिडेट की कोई बसें नहीं चलेंगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ऐसा होगा हमारा सीएम कैंडिडेट। नाम आपको समय आने पे बताया।